हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी फोर्थ वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड। पहले हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इनकम मेथड से कैसे नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड या जिसे प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। तो देखते हैं जरा वैल्यू एडिशन बेसिकली क्या है। देखिए, वैल्यू एडिशन आपने कितना इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दिया है, आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, उसके बाद आपने कितना कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में दिया है, उस कंट्रीब्यूशन को ही बेसिकली हम बोल सकते हैं वैल्यू एडिशन। जैसे कि हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल था, हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल था फॉर एग्जांपल 500 रुपीज का, और उस रॉ मटेरियल से हमने फिनिश्ड गुड्स बनाए रुपीज 1000 के। अब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने के बीच में हुआ क्या, प्रोडक्शन की प्रोसेस हुई होगी, और उस प्रोडक्शन प्रोसेस की जो वैल्यू हुई उसी को बोला जाता है वैल्यू एडिशन। ये यहां पे वैल्यू एडिशन का काम हुआ होगा। तो आप कैसे निकाल सकते हैं कि कितना वैल्यू एडिशन हुआ है? आउटपुट देखिए, फॉर्मूला वैल्यू एडेड का फॉर्मूला यहीं से बनके तैयार हो गया। वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो फिनिश गुड्स बनके तैयार हुए थे, विच मींस 1000 रुपीज, एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट बेसिकली रॉ मटेरियल एज वेल एज अदर मिसलेनियस कॉस्ट को बोलते हैं। तो रॉ मटेरियल इन केस यहां पे एक पर्टिकुलर केस में 500 रुपीज को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू एडिशन आ गया है 500 रुपीज का। ये आपका फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला आपको यही यूज करना है। तो वैल्यू एडेड का यहां से फॉर्मूला निकल करके आया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, अगर आपको डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है वैल्यू ऑफ आउटपुट, उस कंडीशन में आप दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं, और करके बता रहा हूं। वो है सेल्स, जितनी आपने सेल्स करी प्लस जितना स्टॉक बचा रह गया, तो उसे बोलेंगे चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट की जगह पे कई बार आपको परचेज लिखा आ सकता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो चाहे आप, अगर आपको ये वैल्यूज दे रखे हैं, ये एग्रीगेट्स दे रखे हैं, तो आप यूज करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दे रखा है तब उस केस में आप रॉ मटेरियल की परचेज को माइनस करेंगे। लेकिन अगर आपको सेल्स और चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है, डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट की जगह पे आप लिख सकते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं, इसमें यहां पे आया वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड के बाद आप निकालते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। जैसे हम इनकम मेथड में सबसे पहले निकालते थे डोमेस्टिक इनकम एंड डीपीएफसी, यहां पे निकलता है जीवीएएमपी। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जीवीएएमपी या इसी को आप जीडीपीएमपी बोल सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू एडेड फॉर्मूला है, वैल्यू एडेड मेथड है, इसीलिए इसमें जीवीएएमपी लिखा आ जाता है, बट आप इसे जीडीपीएमपी ही कंसीडर कर सकते हैं। अब जीडीपीएमपी कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास नॉर्मल इसी तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, जहां पे वैल्यू ऑफ आउटपुट था या इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखी थी, तब तो आप इसी क्वेश्चन वैल्यू एडेड को ही ग्रॉस वैल्यू एडेड कंसीडर कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा फर्म्स अवेलेबल हैं, मान लीजिए आपको सेक्टर्स वाइज क्वेश्चन दे रखा है कि प्राइमरी सेक्टर ने इतना वैल्यू एडेड जनरेट करा, सेकेंडरी सेक्टर ने इतना वैल्यू एडेड जनरेट करा, तो दोनों को जब टोटल कर दोगे तभी तो ग्रॉस वैल्यू एडेड आएगा। तो अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो सकता है वैल्यू एडेड ऑफ फर्म एक्स वाई जेड, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म वाई। दोनों के वैल्यू एडेड को प्लस करेंगे तब हमारे पास जीडीपीएमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो
अगर आपके पास अलग अलग फर्म्स वाला क्वेश्चन नहीं दे रखा है तो वैल्यू एडेड ही ग्रॉस वैल्यू एडेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अलग अलग फर्म्स वाले क्वेश्चंस आ रखे हैं, अलग अलग सेक्टर दे रखे हैं, तो पहले आप एक सेक्टर का वैल्यू एडेड निकालेंगे थ्रू दिस फॉर्मूला, फिर दूसरे सेक्टर का वैल्यू एडेड निकालोगे अगेन इसी फॉर्मूले से, और दोनों को प्लस कर दोगे, तब आपके पास वैल्यू एडेड ग्रॉस लेवल पे निकलेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे आते हैं, हमें नेशनल इनकम निकालना है, तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? एनएनपीएफसी बोलते हैं नेशनल इनकम को। एनएनपीएफसी इक्वल्स टू, हमारे पास आया क्या अभी? जीडीपीएमपी या जीवीएएमपी। अब हमें इसमें कन्वर्ट करना है, तो ग्रॉस से नेट में जाएंगे, तो हमने कन्वर्जन पढ़ा था, ग्रॉस से नेट में जाना है तो हम कर देंगे माइनस डेप्रिसिएशन। हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो हम प्लस कर देंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो हम माइनस कर देंगे NIT। ये आपके पास एक कंप्लीट फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, कितना सामान बना माइनस कितना इंटरमीडिएट कॉस्ट लगी थी उसमें। इसके अलावा अगर ये अवेलेबल नहीं है वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली, तो आप लगा सकते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज, इंटरमीडिएट कॉस्ट की जगह परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं। ये वैल्यू एडेड ही ग्रॉस वैल्यू एडेड हो सकता है, बट अगर आपके पास एक या दो सेक्टर्स दे रखे हैं या फर्म्स अलग अलग दे रखी हैं, तो आप पहले एक फर्म का वैल्यू एडेड निकालेंगे, फिर आप दूसरी फर्म का वैल्यू एडेड निकालेंगे, उन दोनों को प्लस कर देंगे, तब जाकर के आपके पास आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। उसके बाद आपको ये एडजस्टमेंट्स करनी है और आप नेशनल इनकम निकाल पाओगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें नेशनल इनकम के वैल्यू एडेड में नेशनल इनकम एस्टिमेशन के टाइम पे याद रखने हैं, वो क्या है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है सेल बाय फर्म एक्स, या आपको दे रखा है परचेज बाय फर्म एक्स, सिर्फ इतना दे रखा कि फर्म एक्स ने इतने रुपए का सामान बेचा और फर्म एक्स ने इतने रुपए का सामान खरीदा, सिर्फ इतना दे रखा है, तो ये ही आपकी टोटल सेल और टोटल परचेज हो जाएगी। टोटल सेल भी यही हो सकती है अगर सेल्स दे रखी है तो, और परचेज में दे रखा है तो टोटल परचेज भी यहीं से निकल जाएगा। फिर आपको अलग अलग परचेज दे रखी हैं तभी भी उसे कंसीडर नहीं करना। अगर मैंने आपको बता दिया है कि मैंने 10,000 रुपीज का सामान बेचा, तो आपको अब अलग अलग जोड़ने की जरूरत नहीं है कि सर ने 10,000 रुपीज 5,000 रुपीज का सामान एक्स पर्सन को बेचा, 5,000 का वाई को बेचा, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है कि मैंने 10,000 का सामान बेचा। ऐसे ही परचेज के साथ भी है। तो अगर सेल्स बाय फर्म एक्स और परचेज बाय फर्म एक्स ऐसे कुछ दे रखा है, तो समझ लो ये टोटल सेल या टोटल परचेज दे रखी है, तो उस कंडीशन में आपको अलग अलग परचेज और सेल को नहीं देखना है। सेकंड पॉइंट आता है, अगर आपके पास दे रखा है डोमेस्टिक सेल्स, अगर लिखा है डोमेस्टिक सेल, तो डोमेस्टिक सेल आपने बाहर भी तो बेचा होगा, तो आप डोमेस्टिक सेल में ऐड कर देंगे एक्सपोर्ट्स को, और आपके पास आ जाएगी टोटल सेल, और फिर टोटल सेल को आप यहां पे यूज कर सकते हैं। सेम गोज फॉर परचेज। अगर आपके पास लिखा है डोमेस्टिक परचेज, तो आप उसमें ऐड कर देंगे इंपोर्ट ऐड कर देंगे। इंपोर्ट ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा टोटल परचेज, और अब आप इसे परचेज में यूज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप स्टार करके लिखिएगा। ये क्या है? अगर आपको यहां पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, तब तो आप इसे माइनस करोगे, क्योंकि वो गुड्स में ऐड हुआ है तो माइनस होना है उसने, क्योंकि वैल्यू एडिशन निकालनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा है परचेज बाय
सॉरी, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि मशीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, ये कुछ भी दे रखा है, अगर परचेज का लिखा है, फिक्स्ड एसेट लिख दिया मैंने, कुछ भी हो सकता है वो, अगर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट लिखा है तो आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे, डोंट कंसीडर, इसे आपको कंसीडर करना ही नहीं है। ये आप बहुत अच्छे से समझ जाना, क्योंकि अगर आपने परचेज फिक्स्ड एसेट्स के माइनस कर दिए तो वैल्यू तो माइनस में चली जाएगी। एक 10 रुपए के बिस्किट के पैकेट में रॉ मटेरियल आटा हो सकता है, लेकिन रॉ मटेरियल मशीन थोड़ी ना हो सकती है कि आप 10 रुपए के बिस्किट के पैकेट में से 1 लाख रुपए की मशीन माइनस करोगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप ये याद रखना, फिक्स्ड एसेट्स का परचेज को आपको देखना ही नहीं है। आप माइनस करते हैं, या तो सिर्फ परचेज लिखा है तो आप रॉ मटेरियल कंसीडर कर लोगे उसे, या तो उसमें आगे लिखा होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तब भी वो रॉ मटेरियल का ही परचेज होगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड आ गया है, कंप्लीट वैल्यू एडेड मेथड हमने कर लिया। अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी आ रही है, किसी तरीके के डाउट्स आ रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को छोड़ सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट जरूर करूंगा। और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आता रहूं। थैंक यू सो मच।